हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी एनर्जी के साथ अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम 20 क्वेश्चन सीरीज का चौथे लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पे 20 इम्पोर्टेंट जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, जो कि एग्जाम्स के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें करेंट्स के, प्रीवियस ईयर्स के और आने वाले एग्जाम्स के मॉडल प्रश्न भी होते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए बिना अधिक देरी किए हुए हम आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्यों को उनकी जनसंख्या घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। राज्यों को उनकी जनसंख्या डेंसिटी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें पहला दिया है झारखंड, दूसरा दिया है आसाम, तीसरा दिया है पश्चिम बंगाल, चौथा दिया है बिहार। तब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें। तो ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 2 1 4 3, ऑप्शन सी है 2 1 3 4, ऑप्शन डी है 4 3 1 2। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो हम जानते हैं जनसंख्या डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या डेंसिटी, अगर राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या डेंसिटी बिहार की है। बिहार के बाद फिर पश्चिम बंगाल आता है, फिर झारखंड है, फिर आसाम है इस प्रश्न के अनुसार। वैसे भी राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है, फिर पश्चिम बंगाल का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर उत्तर प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का, ऐसे करके अलग अलग राज्य हैं। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है, उसके बाद चंडीगढ़ का है और फिर पुदुचेरी और लक्षद्वीप आदि का है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म धारा है। गर्म धारा कौन सी है? तो हॉट करंट। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए लैब्राडोर धारा, ऑप्शन बी नॉर्वेजियन धारा, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया धारा, डी ओकेटस्क धारा। ये समुद्र में चलने वाले करंट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा हॉट करंट्स है, गर्म जल धारा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैलिफोर्निया धारा, जो कि उत्तरी अमेरिका के पास है। और कैलिफोर्निया जो कि यूएसए का पार्ट है, और यहाँ वहाँ की बात की जा रही है। तो ये धाराएं गर्म क्यों होती हैं, इसकी बात करें तो जैसे महासागरीय जलधाराएं होती है वो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर नीचे घटक बनाती रहती हैं। तो वो जो होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, वायु के घर्षण और महासागर के विभिन्न जनों में घनत्व की भिन्नता के कारण वो गर्म होती हैं, ऐसा उत्पन्न होता है। महासागर पृथ्वी और मानव जाति की जीवन रेखा है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी की जलवायु और ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुनिया की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन महासागरों द्वारा उत्पादित की जाती है। महासागर के अंदर जो शैवाल्स होते हैं वो सबसे सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, और यह हमारे वायुमंडल की तुलना में 50 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है प्रकृति की रक्षा के लिए। हम गर्म और ठंडे जल धाराओं की बात करें तो उत्तरी भूमध्य रेखा की जो धारा है वो गर्म प्रकृति की है। कुरेशिया जो है गर्म है। उत्तरी प्रशांत धारा है वो गर्म है। अलास्का की धारा है वो गर्म है। कांटर भूमध्य धारा है वो गर्म है। अल्नीनो धारा जो है वो गर्म है। फिर लानीना जो होती है, जो उसकी उल्टी चलती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वो ठंडी होती है कई बार। ल्यूसीमा धारा है जो गर्म है। दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा है वो गर्म है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, वो गर्म है। और फिर अगर हम बात करें हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा, जो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, वो ठंडी होती है। कुरुल या ओसोसियो धारा वो ठंडी होती है। फिर कैलिफोर्निया की धारा एक जो है वो ठंडी भी होती है। फिर अंटार्कटिका की धारा ठंडी होती है।
ओखोस्टक की धारा ठंडी होती है, क्लोरिडा की धारा गर्म होती है। तो ये सारे लिस्ट बहुत बड़े हैं, इसमें से कुछ को आप याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो फ्लोरिडा की धारा जो गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, नॉर्वेजियन धारा गर्म है, इर्मिगर धारा गर्म है, रोनेल धारा गर्म है, एंटिलिस धारा गर्म है, ब्राजील की धारा गर्म है, लेब्राडोर की धारा ठंडी है, कैनेडी की धारा ठंडी है। तो याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स को जो इम्पोर्टेंट है। बाकी हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट यानी ईजीपी 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसमें ऑप्शन दिया है विश्व मेट्रोलॉजिकल संगठन WMO, विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फेडरेशन, सी जलवायु परिवर्तन पर आंतरिक सरकारी पैनल IPCC, और फिर है UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसको याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा रिपोर्ट कौन संस्थान निकालती हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है वो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी, जो कि सबसे अधिक समय के लिए भी रही थी अभी तक, और ये बिहार की रहने वाली थी, इनका जन्म स्थान बिहार था। और इनके बाद दूसरी जो महिला अध्यक्ष थी वो सुमित्रा महाजन थी, जो मीरा कुमार के बाद सबसे अधिक समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष रही थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देख लीजिए, ये है मीरा कुमार जी, जो पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी भारत की। हमारा अगला प्रश्न है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभांकर का नाम क्या है? ये एक प्रकार का मस्कट होता है जो तैयार किया जाता है, हर एक थीम की तरह ही होता है ये भी। तो इसका ऑप्शन दिया है ए उज्ज्वला एक गौरैया जो कि है, बी मोगा, सी जूही, डी कस्तूरी मृग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वला एक गौरैया, जो कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का एक मस्कट है। हम इसका आपको फोटो दिखाते हैं, ये है वो उज्ज्वला मस्कट जो कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का है। ये आप देख सकते हैं, ये महाशय गौरैया जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ई प्राइम लेयर जो कभी कभी खबरों में रहती है, किससे संबंधित है? ई प्राइम लेयर, इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए यह क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी भाग से संबंधित परत है, ऑप्शन नंबर बी है यह क्षोभ मंडल और ओजोन परत के बीच पाई जाने वाली परत है, ऑप्शन नंबर सी है वह परत जो पृथ्वी के कोर के सबसे बाहरी भाग में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी वह परत जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। तो क्या दिया है? ई प्राइम लेयर। ई प्राइम लेयर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी होगा इसका राइट आंसर। ये पृथ्वी के कोर के सबसे बाहरी भाग में स्थित होती है, जो हम इसको पिक्चर में दिखाते हैं आपको। ये जो है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ कोर होता है, जो ऊपरी भाग में रहता है, कोर के सबसे ऊपरी भाग में होता है। इसे जो है इनजमेटिक लेयर भी कहते हैं, ई प्राइम लेयर को, जो आउटर मोस्ट अर्थ का कोर का पार्ट होता है। अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रादुपीय पठार का दक्षिणी बिंदु नीलगिरी पहाड़ी द्वारा निर्मित है, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है इलायची की पहाड़ी कार्डेमम हिल्स पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो ये दो कथन दिए हैं और इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है केवल एक सही, केवल दो, एक और दो दोनों सही, और ना तो एक ना ही दो सही। तो इसको देखते हैं। दिया है
क्या है कथन? प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिण बिंदु नीलगिरी पहाड़ियों द्वारा निर्मित है, जो पूर्वी और पश्चिमी घाट पर मिलती है। हम जानते हैं नीलगिरी पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु के पास स्थित है, जहां पे पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर यहाँ पे कहीं मिलती है, और ये है नीलगिरी का एरिया, नीलगिरी हिल्स है। और इलायची की पहाड़ी जो कि केरल में स्थित है, केरल में, और ये पश्चिमी घाट का पार्ट है। इधर है पश्चिमी घाट, मतलब ये साइड है, और ये है पूर्वी घाट। तो ये दोनों जहां मिलती हैं उसको कहते हैं नीलगिरी, और यहाँ पे है इलायची की पहाड़ी जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और 1 और 2 दोनों कथन सही है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जेरोप्थाल्मिया रोग होता है? जेरोप्थाल्मिया रोग मानव आहार में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? हम आपको बता दें ये नेत्र से संबंधित रोग है। तो आप जान गए होंगे अब कौन सा आंसर होगा। इसमें ऑप्शन दिया है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो ये नेत्र से संबंधित रोग हैं, तो ये किसके कारण हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। हम जानते हैं विटामिन ए के कारण से रतौंधी या आंख संबंधित रोग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, जेरोप्थाल्मिया विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला एक नेत्र रोग है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है जो कि देखने में तो काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, काफी आसान है। चलिए पढ़ते हैं आराम से थोड़ा। श्रेष्ठ योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, इस कोर्स का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन बी दिया है, प्रत्येक वर्ष राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में लगभग 3000 मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों का चयन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित श्रेष्ठ एनईटीएस के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, इस योजना में ब्रिज कोर्स का कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, छात्रों को 9वीं 10वीं में प्रवेश दिया जाता है और 12वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरा करने तक उसे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो अब हम बात करते हैं श्रेष्ठ योजना के बारे में। तो श्रेष्ठ योजना जो है ये रिमोट एरियाज में जो होते हैं, ग्रामीण, खास करके ग्रामीण एरिया में जहां पे अनुसूचित जातियों जनजातियों की आबादी अधिक होती है, उस क्षेत्र में ये एक यानी 9वीं 10वीं और 12वीं 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता देने का काम करती हैं। और ये क्या करती हैं, एक ब्रिज की तरह काम करती हैं जो गरीब तबके के स्टूडेंट एससी के छात्रों को, अनुसूचित जातियों के छात्रों को उनके स्तर को उठा के एक सामान्य लेवल पर लाने का प्रयास करती है, यानी ये एक ब्रिज का काम करती हैं। तो इससे हम समझ गए होंगे कौन सा आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। ये उसके सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए एक वातावरण तैयार करता है। ये एक इंस्टीट्यूट की तरह काम करता है, प्राइवेट संस्थान के एनजीओ की तरह काम करता है, जिसमें सरकार का सहयोग भी होता है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक वर्ष संघ शासित प्रदेश 300 मेधावी अनुसूचित छात्रों का चयन कर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा सर्वश्रेष्ठ आयोजित नेट्स के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसमें तीसरा कथन है, इस योजना में ब्रिज कोर्स का कोई प्रावधान नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। इस योजना में ब्रिज कोर्स का ही प्रावधान है जो जोड़ने का काम करते हैं उन पिछड़े छात्रों को। तो ये इसमें बोला कौन गलत है, तो ये कथन गलत है, सी नंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये 9वीं 10वीं और 12वीं कक्षा तक की पूरी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है?
तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम बात करें भारत में वन की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 21.76% क्षेत्रों पे वन का विस्तार है। अगर भारत में राज्य की बात करें तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य की बात करें तो जिसमें परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक वन है तो वो मिजोरम है, जिसके लगभग 85% क्षेत्र पे वनों का विस्तार है। लेकिन इस ऑप्शन में दिया है किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सबसे अधिक वन क्षेत्र है, यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां भारत में सर्वाधिक वन पाया जाता है। भारत में लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में वन फैला है, जो कि लगभग 21 से 22% के बीच में है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। वैसे हम आपको पिक्चर में दिखा देते हैं थोड़ा। एरिया वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन है उसके बाद। लेकिन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो मिजोरम जो है, ये रहा मिजोरम, यहाँ पे सर्वाधिक वन है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वे पौधे जो लवणीय परिस्थितियों में नहीं उगते हैं तथा अपने उत्तकों विशेषकर पत्तियों में सोडियम का स्तर कम बनाए रखने के लिए विकसित हुए हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए मेसोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी हेलोफाइट्स, ऑप्शन नंबर डी जेरोफाइट्स। तो इसमें दिया गया है जो कम नमक, ये एक एडाप्टेशन है जो पौधों में विकसित हो जाता है समय के साथ। ये एक ऐसा पौधा है जिसके पत्तियों में सोडियम कम होता है, यानी नमक जहां कम होगा जहां मिट्टी में, उस क्षेत्र में ये पौधे पाए जाते हैं खास करके। उसे ऐसे क्षेत्रों में नहीं रखा जा सकता है जहां लवण और जल मात्रा अधिक हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोफाइट्स। ग्लाइकोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जिसके पत्तों में सोडियम का स्तर काफी कम होता है, जिसमें जो ये लवणीय परिस्थिति में नहीं उग सकते हैं। जहां लवणीय कम होगा, लवण की मात्रा कम होगी, उसी क्षेत्र में ये पौधे उगते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बिना बूझा चूना कहा जाता है? किसे बिना बूझा चूना कहा जाता है, क्विकलाइम कहा जाता है? तो इसमें से बूझा चूना कौन है? तो इसका ऑप्शन दिया है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, बी है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी बात करें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, इसको अगर हम गर्म करते हैं, अगर इसको गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। तो इससे बुझा हुआ चूना बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ऑक्साइड। तो यह एक प्रकार का बिना बुझा हुआ चूना है, तो याद रखिएगा इसको। इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना क्वाइकलाइम। देखिए ये कैसे बनता है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन है, उसको हम जब 1500 फ़ारेनहाइट पे हीट करते हैं तो उससे बनता है क्विकलाइम, यानी CaO और CO2 से मुक्त होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपरिवर्तित रहने वाला मात्रा है, मतलब कौन अपरिवर्तित रहता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर सी आयाम, ऑप्शन नंबर डी गति। यानी ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कौन अपरिवर्तित रहता, अनचेंजेबल? तो इसका राइट आंसर होगा तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य जो है वो चेंज नहीं होता है ध्वनि के एक माध्यम से, ध्वनि के तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, चाहे ठोस से द्रव में जाए या गैस में जाए या गैस से ठोस द्रव में आवे, उसके तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तित नहीं होता है। देख सकते हैं ध्वनि तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संक्रमण करती है यानी जाती है तो उसके आवृत्ति समान रहती हैं, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है? ध्वनि की पिच जो सीधे आवृत्ति से संबंधित है, ध्वनि की पिच जो आवृत्ति से संबंधित है वो भी अपरिवर्तित रहती हैं। आवृत्ति
यहाँ पे आवृत्ति से तात्पर्य जो है वो ध्वनि तरंग के चक्रों या कंपन की संख्या से है, यानी वो जो तरंग जो कंपन करती हैं बार बार उसे संबंधित है। किसी निश्चित समय में इसे आमतौर पर इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को हम जानते हैं हर्ट्ज में मापा जाता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए जाइलम, ऑप्शन नंबर बी एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर डी कैम्बियम। तो पौधे में जल का परिवहन किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम। जाइलम ही वो है सीढ़ी है जिसके तहत जल जो है पौधे में जल और खनिज लवण जो है पौधे में परिवहन करता है। लेकिन अगर हम भोजन की बात करें तो इसके लिए फ्लोएम है जिसके द्वारा वो परिवहन करता है भोजन का पौधे में। हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जाइलम फ्लोएम। जाइलम देखिए जो कैरी वाटर एंड मिनरल्स यानी जल और खनिज लवण को ये पहुंचाता है पौधे में ऊपर की तरफ। फ्लोएम की बात करें तो हम जानते हैं पत्ती में भोजन बनता है, सूर्य के प्रकाश क्लोरोप्लास्ट। तो ये हम देख सकते हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, भोजन जो है ऊपर से नीचे की तरफ। फ्लोएम टिश्यू कैरी फॉर डाउन फ्रॉम लीफ, यानी पत्ती से जमीन में उसके जड़ तक आता है, और वाटर और मिनरल्स जमीन से ऊपर की तरफ जाइलम के थ्रू फ्लो करता है। तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन कहाँ किया है? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसमें क्या होगा आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। मुंबई में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के टावर्स का उद्घाटन किए हैं। ये टावर्स जो है ये समाचार पत्र उद्योग के लिए तंत्रिका केंद्र के रूप में काम करेगी, जो कि एक आधुनिक इमारत की तरह बना है मुंबई में। तो हम जान गए INS जो है वो मुंबई में बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया है, और यह जो है समाचार पत्र तंत्र का केंद्र के रूप में काम करेगी। देखिए ये है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट प्रस्तुति के दौरान वित्त मंत्री द्वारा किस नई पहल की घोषणा की गई? इसमें ऑप्शन दिया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना। इसके तहत क्या किया जाता है, आदिवासी क्षेत्र जो है, खास करके जनजातीय क्षेत्र जो है, उन क्षेत्रों को में कुशल श्रमिक और कुशलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा स्वास्थ्य आदि पे शिक्षा स्वास्थ्य और उसकी कार्य कुशलता को बढ़ावा देने के लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उसको मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। ये रिमोट जनजातीय एरिया में के लिए ये बजट में इसको योजना को प्रस्तुत किया गया है। इस योजना की बात करें तो देखिए जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगी, यानी सुधार के लिए जनजातीय परिवार के पूर्ण कवरेज के लिए उठाए जाएंगे महत्वपूर्ण कदम। इसके तहत 63,000 गांव के 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे, यानी टोटल 5 करोड़ जनजाति जो है सभी को इसमें लगभग इंक्लूड किया गया है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला राज्यपाल था? बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? इसमें ऑप्शन दिया है, सर जेम्स डेविड शिफ्टन, सर ह्यूग डॉव, सर मैरिस गार्डियर हेलेट, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार का पहला राज्यपाल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर जेम्स डेविड शिफ्टन, जो कि बिहार के पहले राज्यपाल थे। ये 1932 से 36 तक रहे थे राज्यपाल, जब बिहार और उड़ीसा
एक साथ था, लेकिन जब बिहार से उड़ीसा राज्य अलग हुआ उसके बाद ये बिहार के पहले राज्यपाल भी बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? एक तो चौरा चौड़ी है जो 1922 में हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, लेकिन ये दूसरा है, ये बिहार का चौड़ी विद्रोह है, ये कब हुआ था? इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए 1842, ऑप्शन नंबर बी 1798, ऑप्शन नंबर सी 1784, ऑप्शन नंबर डी 1832। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1798। 1798 में बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था। यह क्या था? यह विद्रोह क्या था? यह भूमि से संबंधित विद्रोह था, भूमि विद्रोह था। यह बिहार के में ये गंगा नारायण के नेतृत्व में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के खिलाफ 1832 से 33 में हुआ था। 1700 भूमि विद्रोह जो हुआ था उसके बाद ये, उससे पहले ही हो गया था शायद, अब बिहार में ये हुआ था। भूमि विद्रोह की बात करें तो यह गंगा नारायण के नेतृत्व में 1832 में 33 में हुआ था। चौड़ी विद्रोह दूसरा है, चौड़ी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था। फिर है कोल विद्रोह जो बुद्धू भगत के नेतृत्व में बाहरी लोगों के भूमि हस्तांतरण के खिलाफ हुआ था 1831 से 32 में। ये उसी का एक क्रम है, शायद उसका जो किसान विद्रोह का एक क्रम है जो भूमि से संबंधित था, तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न भी है यही, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है? तेलहर कुंड जलप्रपात। तो इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए नवादा, ऑप्शन नंबर बी कैमूर, ऑप्शन नंबर सी रोहतास, ऑप्शन नंबर डी सासाराम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तेलहर कुंड दिया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैमूर। कैमूर में है जलप्रपात। वैसे बिहार में कुछ ही जलप्रपात हैं, चलिए देख ही लेते हैं कौन कौन है। ये कुछ इस प्रकार हैं, कलोकत कलोकत जलप्रपात या कलोकत झरना, झरने को ही जलप्रपात बोलते हैं, ये नवादा में स्थित है, नवादा जिला में। तो ये हो गया कराकट झरना, अभी हमने देखा, सॉरी कराकट झरना जो कि कैमूर में ही है, और तेलहर झरना जो अभी हमने देखा ये कैमूर में है। उसके बाद मझार कुंड और धुआं कुंड झरना ये सासाराम रोहतास में है। ये 4 गो है, याद रखिएगा बढ़िया से, कलोकत झरना, करकट झरना, तेलहर झरना और मझार कुंड और धुआं कुंड, ये क्रमशः नवादा, कैमूर सासाराम में स्थित है। तो याद रखिएगा इन सभी को। तो आज हमने देखा कि जीएस के हमने आज भी 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए, ये डेली बेसिस पे चलता रहेगा। आगे हम पॉलिटी का भी एक कोर्स लाने वाले हैं जिसमें हम पॉलिटी को शुरू से, इंडियन पॉलिटी को शुरू से लेके अंत तक पूरे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार इसको डेली बेसिस पे देखते रहिए और याद करते रहिए। तो चलिए चलते हैं, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।